Hello, this is Dr. Kinnari Dhruv. We are going to study the last chapter of taxation subject, that is income from house property. ये हमारा लास्ट चैप्टर है सेमेस्टर 3 SY BCom इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टैक्सेशन 1 पेपर, और चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 25% सिलेबस इसमें से कवर हो रहा है, यानी कि 14 मार्क्स का इसमें से सम्स आएगा और या 2 और 3 मार्क्स का MCQ भी आ सकता है। नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एज द नेम सजेस्टेड, जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होती है वो हम टैक्सेशन में कैसे उसको कंसिडर करें, वो ये पूरा चैप्टर उसका है। Now the second head of the income is income from house property. In this head of income, we compute the income received by an assessee from the house owned by himself. यहाँ पे कंडीशन है कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है वो जिस असेसी के लिए टैक्सेबल हो उसी असेसी के नाम पे वो हाउस रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इन अदर वर्ड्स वो असेसी उस हाउस का ओनर होना चाहिए। अगर आप कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने टैक्सेशन में दिखा रहे हो तो जिस हाउस प्रॉपर्टी की आप इनकम दिखा रहे हो वो हाउस आपका होना चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए और आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए टैक्सेबल होगा। There are some incomes which arises from house owned by the assessee but not to be included in this head. ये जनरल रूल था जो हमने पढ़ा कि जो भी हाउस है वो ओनर के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हाउस असेसी का भी हो फिर भी वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसको टैक्सेबल नहीं करते। तो हाउसेस नीचे दिए हैं। 1. इनकम फ्रॉम स्टाफ क्वार्टर्स, house used by assessee for his own business or profession, house let out to government authorities for police stations, fire brigade, bank, insurance company, etc. for taking assistance in the business. तो ये जो 3 हैं उसमें हाउस खुद के ही है, ठीक है, लेकिन अपने ही कंपनी के स्टाफ क्वार्टर्स को यूज करने के लिए दिए हैं, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो जाएगा आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में। खुद का ही हाउस है लेकिन आप में उसने आपके बिजनेस उसमें ही स्टार्ट है तो वो भी नहीं आएगा। एंड थर्ड वन, हाउस लेट आउट टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को आपने अपने बिजनेस में फायदा कराने के लिए या असिस्टेंस के लिए पुलिस स्टेशन को दिया है, फायर ब्रिगेड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा, तो उस वहां पे भी कोई भी रेंट की इनकम टैक्सेबल होगी नहीं। तो ये 3 रेंट की इनकम, अगर आपका खुद का भी हाउस है फिर भी आपके टैक्सेशन आपके लिए टैक्सेबल होगा नहीं। सिमिलरली, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस ऑफ अ सब टेनेंसी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस हेड। ये मेन है, बहुत बार MCQ में आ गया है। सबलेटिंग क्या है? सबलेटिंग यानी कि आपने किसी को घर भाड़े पे दिया, अभी आपका अग्रीमेंट समझो कि 20 साल का था, तो जिसको आपने दिया उसने दूसरे किसी पर्सन को रेंट पे दे दिया, तो आपके टेनेंट ने दूसरे पर्सन को रेंट पे दिया, उसको बोलते हैं सब टेनेंट या सबलेटिंग, ठीक है। तो ऐसी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। समझो कि आपने कोई मकान भाड़े पे रखा, अब आपने वो किसी दूसरे पर्सन को भाड़े पे दे दिया, तो आपको जो इनकम हो रही है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि वो आपने सबलेट किया, आपका खुद का नहीं था, आपने भी भाड़े पे लिया, आपने दूसरे को भाड़े पे दिया। लेकिन आपका जो लैंडलॉर्ड है जिसका खुद का ही मकान है और उसको जो इनकम हो रही है, आप जो रेंट उसको दे रहे हो, वो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। Exempted income from house properties, some incomes are been declared exempted which have arisen from house properties. एक रूल हमने पढ़ा कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाउस यानी कि कोई लैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग यानी कि 4 दीवारें होनी चाहिए, उसको हाउस बोलेंगे, वो हाउस ओनर के नाम पे ही रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी टैक्सेबल होगा। दूसरा एग्जेम्पशन दिया है कि अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है फिर भी टैक्स नहीं लगेगा, अगर कोई रेंट हो रहा है तो भी।
तो ऐसे एक्सेप्शंस क्या है? इनकम फ्रॉम फार्म हाउसेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय assessee यूज्ड फॉर बिजनेस कैरिड आउट बाय हिम, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रूलर, एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रूलर। एक्स रूलर यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले जितने भी रूलर्स थे, छोटे छोटे जो राजा रजवाड़े थे, उनके लिए किसी एक प्रॉपर्टी के लिए कोई भी टैक्स लगेगा नहीं। बहुत सारे उनके पैलेसेस है, कैस्टल्स है, जो भी है, विलाज है, तो उनमें किसी एक प्रॉपर्टी के लिए उनको कोई भी टैक्स लगेगा नहीं, सिर्फ एक बोला है, ठीक है। इनकम डिराइव्ड बाय एनी हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, scientific research association, recognized universities, educational authorities, recognized hospitals, approved charitable institutions and recognized sports games association। ये जो 7 या 6 आपको कैटेगरी दी है, ये 6 कैटेगरी के पास जो भी हाउसेस हैं उनके लिए अपने हाउस पे कोई भी टैक्स लगेगा नहीं। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, जिसे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस फॉर एन एग्जांपल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो उनकी खुद की ही बिल्डिंग हो गई, उनकी 2-3 ब्रांच है, तो उनके लिए टैक्स नहीं लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी और एक्स सर्विस मैन, यानी ये जो ST SC एंड माइनॉरिटी और एक्स सर्विस मैन कम्युनिटी है, उनके वेलफेयर के लिए जो भी रजिस्टर्ड कम्युनिटी है वो अप्रूव्ड है, वहां कोई हाउस है तो उनको भी टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। और प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी नंबर 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने ही पार्टी का मकान है, समझो कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, बहुत सारी ब्रांचेस है, तो भी टैक्स लगेगा नहीं। तो ये 7 जो कैटेगरी आपको दी है उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्पशन है, यानी इनकम हो रही है, नहीं भी हो रही है, फिर भी टैक्स लगेगा नहीं। ये जो नीचे आपको रूल दिया है एज पर सेक्शन 22 मोस्ट IMP है, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी consisting of any building or a land appurtenant thereto, of which assessee is the owner, other than such portion of such property as he may occupy for the purposes of any business or profession carried on by him, shall be chargeable to income tax under the head income from house property। नीचे आपको दिया है, it is an exceptional feature of this head that rather than actual income from house property, earning capacity of house property is taxable। It is exceptional feature of this head that rather than actual income from house property, earning capacity of house property is taxable। इसका मीनिंग क्या हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके पास जितने भी हाउसेस हैं, सिर्फ 2 हाउस को छोड़ के जितने भी हाउस हैं उसमें आपने भाड़े पे दिया है या नहीं दिया है, टैक्स लग जाएगा। समझ में आ रहा है? समझो कि आपके पास 5 मकान हैं और 5 मकान में से 5 मकान आप यूज कर रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी आप 5 मकान में खुद ही रह रहे हो। जरूरी नहीं है कि ये 5 मकान एक ही सिटी में हो, एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो, एक ही स्टेट में हो, अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग सिटीज में हो, लेकिन आपके पास 5 है, आपने एक भी मकान भाड़े पे नहीं दिया है, तो सिर्फ 2 मकान इनकम टैक्स अथॉरिटीज कंसीडर करेगी कि 2 मकान पे कोई भी टैक्स लगी नहीं। समझो कि 2 मकान आपको खुद को रहने के लिए दिया है, बाकी के 3 मकान भाड़े पे दिए हैं और नहीं भी दिए, फिर भी टैक्स लग जाएगा ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है, अगर भाड़े पे नहीं दिया है तो टैक्स किस पे लगाएंगे, इनकम ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल फीचर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये लाइन एक्सेप्शनल फीचर ये आ रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, बट अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स लगेगा। अर्निंग कैपेसिटी यानी कि समझ लो अगर वो भाड़े पे दिया होता तो कितना इनकम होता, तो उस पे टैक्स लगा। एक्चुअल इनकम सिर्फ आपको कंसीडर करनी है, उस पे टैक्स लगाना नहीं है। आपके पास 5 मकान है,
5 मकान में से 2 मकान कोई भी छोड़ दो, बाकी के 3 मकान अगर भाड़े पे दिए हैं और नहीं भी दिए, फिर भी उसकी अर्निंग कैपेसिटी समझ लो कि वो भाड़े पे ही दिए हैं, तो टैक्स लग जाएगा। और अगर वो भाड़े पे दिए हैं तो जो भाड़ा आपको रिसीव हो रहा है, जो रेंट आप ले रहे हैं, उसको आप कंपेयर करोगे इनकम टैक्स अथॉरिटी के वैल्यू के हिसाब से। समझो कि आपके मकान का रेंट पर मंथ हो रहा है 10,000 और आप दिखा रहे हो 4,000 कि भाई मैंने तो पर मंथ 4,000 लिए रेंट पे दिया है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ये मानेगी नहीं। वो बताएगी कि भाई इस सिटी में, इस एरिया में, इस मकान का भाड़ा तो 10,000 हो रहा है, 10,000 चल रहा है मार्केट के हिसाब से या म्यूनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से, कुछ भी हिसाब से, तो वो 10,000 से ही आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। तो ये इसका एक मेन फीचर है। इट इज एन एक्सेप्शनल फीचर ऑफ दिस हेड दैट रादर देन एक्चुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 22, द एनुअल वैल्यू, किस पे टैक्स लगेगा? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या है? यानी कि कोई भी इन प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का अगर भाड़े पे दिया होता है तो पूरे साल का कितना वैल्यूएशन होता है, उसको बोलता है एनुअल वैल्यू। As stated under section 22, that annual value of the property is taxable rather than actual income of the property. अगर आपने भाड़े पे भी दिया है तो भाड़ा भी देखेंगे और एनुअल वैल्यू भी देखेंगे। एनुअल वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटीज। और एनुअल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल भाड़ा, इसमें से जो भी बड़ा होगा, जो भी ज्यादा होगा, वो कंसिडर किया जाएगा। समझो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बताया कि भाई आपके हाउस का रेंट तो 10,000 पर मंथ है और आप 4,000 पर मंथ से ले रहे हो, तो 4,000 पर मंथ नहीं बट 10,000 पर मंथ से आपको टैक्स लगेगा। और समझो कि 12,000 पर मंथ आप ले रहे हो, जबकि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 10,000 ही बताया है, तो 10,000 नहीं बट 12,000, जो ज्यादा है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है। नो कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी, कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए इस हेड में, यानी कि इस हेड में आपको अगर आपकी इनकम टैक्सेबल करानी है तो क्या कंडीशंस हैं? एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। 3 कंडीशन दी है हाउस प्रॉपर्टी। एक तो एक मकान होना चाहिए। अब मकान का मीनिंग क्या? कि लैंड नहीं होनी चाहिए। पार्किंग अगर आपके पास है कोई बड़ी और वो आप भाड़े पे दे रहे हो तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। वो कहाँ पे कंसिडर होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पे तो मकान, मकान यानी कि 4 दीवार होनी चाहिए। ऊपर छत हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन 4 दीवार होनी चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड दैट टू। ओनर आप खुद उसके मालिक होने चाहिए। ठीक है। और तीसरी बहुत बड़ी कंडीशन है नॉट यूज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। वो मकान आप खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं करते होने चाहिए, तभी वो मकान इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी ये कंडीशंस हम डिटेल में देखते हैं। कंडीशन 1, building or land appurtenant thereto. The term house property is not defined in Income Tax Act. House property का कोई definition आपको दिया नहीं है। However, various juridical interpretation, जो भी उसके बाद juridical interpretation यानी कि जो भी केसेस होते रहते हैं और केसेस में जो जजमेंट्स आते हैं, उसके हिसाब से 2 पॉइंट्स इन लोगों ने दिए हैं। एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल हैविंग रूफ और नॉट, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी लैंड पे 4 दीवार होनी चाहिए, छत होने की जरूरत नहीं है। और एनी लैंड अप्यूनेंट टू अ बिल्डिंग, यानी कोई बिल्डिंग है और उसके साथ आपने पार्किंग है, सिर्फ पार्किंग नहीं, बिल्डिंग भी है और उसका पार्क, वो बिल्डिंग और पार्किंग एक दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो उसको क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड, एनुअल वैल्यू ऑफ ओनर, कंडीशन नंबर 2, annual value of a house property is assessed to a tax only in hands of the owner even if he is not in receipt of any income. Any person other than the owner, even though he is in receipt of a rent, shall not be liable to tax under this head. That is why income from subletting is not taxable under this head but under the head income from other sources.
For an example, Mr. X, being a tenant of a house property, acquired it at monthly rent of rupees 10,000 from Mr. Y, owner of such house property. Mr. X sublets the property to Mr. Z for monthly rent of 12,000. Income from subletting being 2,000 per month is taxable as a business income or income from other sources. And owner includes legal owner, beneficial owner and deemed owner. यानी कि यहाँ पे मीनिंग क्या है कि अगर आप ओनर हो और आपके पास पैसे भी नहीं आ रहे फिर भी आप पे ही टैक्सेबिलिटी होगी। और अगर आपने जिसको भाड़े पे दे दिया है उसने किसी दूसरे को भाड़े पे दिया तो जो आपका टेनेंट है उसको जो इनकम भाड़े पे मिल रही है, जो इनकम सब लेटिंग से मिल रही है वो यहाँ पे नहीं बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चार्ज होगी, जबकि आपकी इनकम जो आपने ओरिजिनली भाड़े पे दी है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे चार्ज होगी। बहुत ही अच्छे से एग्जांपल में समझाया है। डू रीड। इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क इन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आई विल आंसर योर क्वेरीज। Condition 3. Property is used for business or profession carried on by the assessee. When a person carries on a business or profession in his own house property, annual value therefore is not taxable under section 22, provided income of such business is chargeable to tax. यानी कि आपका खुद का मकान है और उसमें ही आपने एक शॉप बना ली। समझो कि आप एक डॉक्टर हो या एक आप लॉयर हो और आपके पास मकान ऐसे ही पड़ा था, उसमें ही आपने अपनी ऑफिस बना ली, तो वो आपको टैक्सेबल यहाँ पे होगा नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो इन प्रोफेशन है या जो भी बिजनेस है वो इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है assessee let out the property for promotion of its own business and profession. If an assessee carries on business or profession in his own house property or lets out the property for smooth running of his business profession, income from such house property is taxable under the head of profits and gains of business and प्रोफेशन। यानी कि खुद का एक मकान था वो प्रमोशन के लिए दे दिया बिजनेस में, तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा बट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। assessee is engaged in the business of letting out the property. अब ऐसा कोई पर्सन जिसका बिजनेस ही भाड़े पे मकान देना है तो उनके लिए क्या करेंगे? If an assessee is running a business with a main object of buying and developing house properties, यहाँ पे builders की बात हो रही है, either to let out or sell such properties, then annual value of such house properties shall be taxable under the head of income from house property. However, profit on scale of house shall be taxable under the head of profits and business and profession. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। समझो कि आप बिल्डर हो, अब आपने एक बिल्डिंग बना दी, समझ में आया, और बिल्डिंग में 15 फ्लैट्स हैं, तो 15 के 15 फ्लैट आपके नाम पे है, तो उसकी एनुअल वैल्यू सिर्फ 2 मकान को छोड़ के बाकी के 13, टोटल कितने हैं? 15 फ्लैट, 15 में से 2 आपको फ्री में देंगे, बाकी 13 अगर आपने भाड़े पे दिए हैं और नहीं भी दिए हैं तो भी समझो कि वो भाड़े पे दिए हैं, ऐसे करके वो टैक्स लग जाएगा। अब वो फ्लैट्स आपके बिक गए, तो जब बिकेंगे तो जो प्रॉफिट होगा, सेल की बात नहीं कर रही, सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा टैक्सेशन के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप के टैक्स होते हैं अगर आप बिल्डर्स हुए तो। नाउ हम ये प्रैक्टिकल पॉइंट में आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल सम करने के लिए फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू हाउस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। हाउस प्रॉपर्टी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी आप खुद रह रहे हो। दूसरा लेट आउट, ठीक है, लेट आउट यानी कि भाड़े पे दिया हुआ, इंग्लिश में भाड़े पे दिया हुआ यानी कि लेट आउट। तीसरा पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, बहुत बड़ा मकान है, आधे मकान में आप रह रहे हो और आधे मकान में आपने भाड़े पे दिया।
नाउ वन सिंगल हाउस पार्टली लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड इन अ ईयर, यानी कि पूरा मकान 2 महीने के लिए भाड़े पे दिया और 8 महीने सॉरी हाँ 10 महीने आप रहे, या 10 महीने भाड़े पे दिया और 2 महीने आप रहे, ठीक है। तीसरे और नंबर 3 एंड नंबर 4 पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक मकान है उसके 2 पार्टी कर देते हैं, यहाँ पे क्या है पूरा एक ही मकान है, पहले 2 महीने आप खुद रहे और बाकी के 10 महीने भाड़े पे दे दिए। तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल कैसे होता है, कर्सर आप देख रहे होंगे, तो टैक्सेबल होती है नेट एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू यानी कि अर्निंग कैपेसिटी, भाड़े पे है नहीं है फिर भी अगर भाड़े पे होता तो कितनी इनकम होती, उसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, नेट एनुअल वैल्यू NAV। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान होते हैं उसमें कुछ भी टैक्स लगता नहीं है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपके पास जितने भी मकान है उसमें सिर्फ 2 मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगी, बाकी के मकान भाड़े पे दिए हैं और नहीं भी दिए तो भी भाड़े पे दिए है ऐसा समझ पे के टैक्स लगा देगी, ठीक है। लेट आउट एज पर रूल्स, लेट आउट यानी कि NAV क्या होगी, जो रूल्स हम आगे स्टडी करेंगे वो। पार्टली लेट आउट वो भी एज पर रूल्स, एंड वन सिंगल हाउस वो भी एज पर रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स नीचे दिए हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का NAV विल बी 0। लेट आउट हाउस नीचे जो टेबल दिया है वो। नंबर 3 partly let out, partly self-occupied. Proportionate value is considered nil for self-occupied, and taxable for proportionate value is to be taxable as per the rules for let out proportion of the house। यानी कि proportionate value लेनी है। अगर समझो कि पूरा मकान है, आधा मकान दे दिया तो आधा टैक्सेबल होगा और आधा की वैल्यू नील हो जाएगी। लेट आउट फॉर सम मंथ्स इन ईयर। नंबर 4 जो ये वाला है, वन सिंगल हाउस पार्टली लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड इन अ ईयर, डीम टू बी लेट आउट फॉर द ईयर होल ईयर एंड विल बी टैक्सेबल एज पर होल पीरियड। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, अगर आप एक ही मकान 6 महीने पे भाड़े पे रहे और 6 महीने खुद रहे तो वो पूरा मकान पूरे साल भाड़े पे है ऐसा कंसिडर करके टैक्स लगा देंगे, ठीक है। Income from self-residential house, only 2 houses are to be considered as self-occupied houses, and such self-occupied houses must be utilized for self-residential of owner assessee himself. And if such 2 houses remain is not utilized for self-residential purpose by assessee, the reason must be employment business of an assessee at some other place। यानी कि सिर्फ 2 मकान ही आपको सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए देंगे, खुद को रहने के लिए, और ये भी मकान अगर समझो कि खाली रह गए, आप उसमें रही नहीं, तो उसका कारण सिर्फ आपकी दूसरी जगह पे ट्रांसफर, आपकी जॉब की वजह से या आपके बिजनेस की वजह से आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, यही होना चाहिए और कुछ होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद रखना है कि पूरे हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 मकान ही आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि खुद को रहने के लिए देंगे और उसमें कोई भी टैक्स लगाएंगे नहीं। बाकी के जो भी आपके नाम पे मकान है उसमें अगर भाड़े पे दिया है और नहीं भी दिया है तो भी टैक्स लग जाएगा। टैक्स एक्चुअल रेंट पे नहीं लगता, टैक्स लगता है अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी को आप बोलते हो NAV, नेट एनुअल वैल्यू। अब ये नेट एनुअल वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसका यही पूरा मैंने टेबल बनाया हुआ है, पूरा 6 स्टेप्स है, उसके हिसाब से आप नेट एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करोगे। एक नंबर स्टेप 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या लगता है कि भाई आपके मकान का रेंट पूरे साल का क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने A, B और C 3 रेंट को कंसीडर किया है। A एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू, ये वाला एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है। एनुअल म्यूनिसिपल वैल्यू, और दूसरा दिया है एनुअल फेयर रेंट। तो ये A और B विचेवर इज हायर बिटवीन A और B उसको कंसिडर करके आप एक बाजू रख दो,
और उसको कंपेयर करो सी स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ए और बी में जो भी आंसर आया, समझो कि ए आंसर आया म्यूनिसिपल वैल्यू, यानी कि जो भी सिटी है उनमें म्यूनिसिपलिटी जो होती है उसका हिसाब से क्या उसका रेंट होना चाहिए, और पूरे फेयर रेंट यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी क्या चल रही है। ए और बी में जो बड़ा है वो कंसिडर करो, उसको कंपेयर करो सी स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और समझो कि आंसर ए और बी में ए ज्यादा आया तो ए को कंपेयर करो सी के साथ, और ए और सी में जो लोअर है जो छोटा है वो आपको फाइनल आंसर में यहाँ पे लेना है। समझ में आया? ए और बी में जो बड़ा है वो एक साइड रख दो, समझो कि फाइनल आंसर बी आया तो बी को कंपेयर करो सी के साथ, और अब बी और सी में जो छोटा है वो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो वो आपका स्टेप हो गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से आपका यही रेंट होना चाहिए। दूसरा है एनुअल रिसीव्ड और रिसीवेबल रेंट, यानी कि एक्चुअल रेंट। ये क्या है? एक्चुअल रेंट आपको कितना मिलना चाहिए या मिल गया है। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है रिसीव्ड और रिसीवेबल। नहीं भी मिला है तो भी आपने पर मंथ समझो कि 10,000 पे भाड़े पे दिया था, तो पूरे साल का कितना होना चाहिए? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स 1,20,000, और उसमें से डिडक्ट करो अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि बेड डेट्स। समझो कि आपने भाड़े पे दिया और आपका टेनेंट, आपका जो भाड़ुआत है वो आपको बिना भाड़ा दिए भाग गया 2 महीने का, तो पूरे साल का 1,20,000, और 2 महीने का नहीं दिया यानी कि 20,000, तो 1,20,000 में से 20,000 गए तो 1,00,000 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। नंबर स्टेप 3 बेस फॉर जीएवी, यानी कि ग्रॉस एनुअल वेन्यू के लिए बेस। तो बहुत ही सिंपल है, हायर इन द वैल्यू बिटवीन स्टेप 1 एंड 3, 1 और 3 इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो कंसिडर करो। अब जीएवी फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 4 में, वैल्यू एज पर स्टेप नंबर 3 लेस वैकेंसी पीरियड रेंट। वैकेंसी पीरियड रेंट यानी कि समझो आपने तो 12 महीने के लिए भाड़े पे दिया, लेकिन भाड़ुआत 10 महीने ही रहा, 10 महीने का भाड़ा भी दे दिया और 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया। अनरियलाइज्ड रेंट में क्या होता है कि 2 महीने रहा और उसका भाड़ा नहीं दिया। यहाँ पे क्या हुआ? मकान पहले ही खाली करके चला गया। तो अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंसी पीरियड रेंट में ये डिफरेंस है। अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि उसने बेड डेट्स कर दी, यानी कि वो भाड़े पे रहा और भाड़ा नहीं दिया, और यहाँ पे भाड़े पे रहा ही नहीं। आपने पूरे साल के लिए दिया था लेकिन वो रहा 10 महीने के लिए और 10 महीने का ही भाड़ा दिया। तो ये आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 4 में वैकेंसी पीरियड रेंट आप लेस करो जीएवी में से, जो फाइनल आंसर आएगा वो स्टेप नंबर 4 का होगा। स्टेप नंबर 5 नेट एनुअल वैल्यू NAV। ठीक है, तो जो जीएवी आया है उसमें यहाँ पे मोस्ट टाइम पे ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा है। म्यूनिसिपल टैक्स आपको लेस करना है, लेकिन कैसा म्यूनिसिपल टैक्स? पेड, अनपेड नहीं। ड्यू हुआ है फिर भी आपने पे नहीं किया तो नहीं चलेगा, और आपने ही पे किया होगा, आपके टेनेंट ने नहीं। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। म्यूनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड बाय द ओनर हिमसेल्फ, नॉट बाय अ टेनेंट। यानी कि म्यूनिसिपल टैक्स जो भी हुआ होगा वो आपने यानी कि एसएससी ने, ऑनर ने खुद ने पे किया होगा। अगर टेनेंट ने पे किया है तो नहीं चलेगा, अगर पे नहीं हुआ, अनपेड है तो भी चलेगा नहीं। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा NAV। अब ये NAV मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, NAV पे टैक्स लगेगा। समझ में आया? इस पे टैक्स लगेगा, दूसरे पे नहीं। ठीक है, नाउ अब सब में तो टैक्स नहीं लगेगा। समझो कि यहाँ पे 1,00,000 वैल्यू आई तो 1,00,000 पे पूरे पे टैक्स नहीं लगेगा। आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोलेंगे कि भाई मेरा तो इतना मेंटेनेंस हुआ, लिफ्ट के इतने हुए, वॉचमैन के इतने हुए, ये इतना हुआ, पूरे साल का छोटा मोटा प्लम्बिंग का खर्चा इतना हुआ। तो ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज कुछ कंसिडर नहीं करती। वो क्या करती है कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे देती है। जो भी NAV है यानी कि नेट एनुअल वैल्यू आपने जो स्टेप नंबर 5 में फाइंड आउट की है उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाता है। वो आप उसमें सारे अपने छोटे मोटे खर्चे एडजस्ट कर लो। तो 1,00,000 अगर आपकी NAV है,
तो NAV में 30% यानी कि 30,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी का बचा 70,000। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस यहाँ पे ए बोला है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30% ऑफ NAV। तो एक्चुअल एक्सपेंस इनकम टैक्स अथॉरिटीज किसी की भी कंसिडर नहीं करती। अगर आपके समझो कि 35,000 भी खर्चे हुए तो भी आपके NAV के 30% ही लगेंगे, और आपके एक्चुअल एक्सपेंस समझो कि 25,000 हुए तो भी आपके NAV के 30% ही लगेंगे। यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस कंसिडर करते ही नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में सम में कुछ भी इंश्योरेंस दिया या मेंटेनेंस दिया, रिपेयर्स दिया, कुछ भी दिया, तो वो लेना नहीं है, वो इग्नोर करना है। नंबर 2, मोस्ट टाइम पे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये लोन कैसी, तो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए। अगर आपने घर खरीदा है तो जो भी लोन है, जो भी आप EMI इंटरेस्ट दे रहे हो, वो आपको यहाँ पे डिडक्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट बोल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल नहीं बोल रहे। प्रिंसिपल आपको डिडक्शन मिलेगा 80CCC में और 80C में। हाँ, 80 सेक्शन 80 जो आप सेमेस्टर 4 में स्टडी करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन कंसिडर करना है। जब आप EMI किसी भी लोन की दे रहे हो, होम लोन की, तो उसमें 2 चीज होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्शन में मिलेगा, प्रिंसिपल सेक्शन 80 में डिडक्शन में मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्ट है, तो परचेस कर रहे हो, डायरेक्ट घर बना हुआ है, तो जो भी हर साल का इंटरेस्ट हो रहा है वो आपको डिडक्शन में मिल जाएगा। समझो कि 1 लाख था, उसमें से 30,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल गया, तो 70,000 बचा। अब 70,000 पे आपका EMI हर साल का आ रहा है 20,000, तो 70,000 पे 20,000 निकल गया, तो बचा 50,000। तो 50,000 नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और दूसरा इंटरेस्ट मोस्ट टाइम पे कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट क्या है कि आपने घर खरीदा नहीं है, रेडी पोजीशन नहीं है, बट आपने बनाया है। तो जब आपने बनाया तब से आप लोन लेना चालू कर देंगे। तो जब तक घर नहीं बनता है तब तक कोई भी इंटरेस्ट आपको बाद नहीं मिलता। एक बार घर बन गया तो जहां से घर बनाने का स्टार्ट किया था, जिस ईयर में से लेके उस ईयर तक, जिस ईयर में घर बना आपका, वो पूरे पीरियड को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझ में आया? जहां से समझो कि आपने कोई घर बनाना स्टार्ट किया था 2015 में, घर बनते बनते 5 साल चले गए 2020, तो 5 साल में आपका लोन का इंटरेस्ट तो चालू हो गया, फिर भी आपको टैक्सेशन में कुछ बाद मिलेगा नहीं। तो ये पूरे 5 साल का इंटरेस्ट आपको पूरा कैपिटलाइज करना पड़ता है। कैपिटलाइज्ड यानी कि अक्यूमुलेट करना पड़ता है, और उस इंटरेस्ट को बोलते हो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और एक बार घर बन गया, आप रहने लगे, उसके बाद आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये पूरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बाद मिलेगा। समझो कि आपने घर बनाना स्टार्ट किया 2017 में, अभी 2017 में हर एक साल का इंटरेस्ट 3 लाख होता है, 1-1 लाख होता है, और आपका घर बन गया 2020 में, तो 3 साल का इंटरेस्ट टोटल 3 लाख हो गया। अब 3 लाख 2020 से आपको बाद मिलेंगे, एक साथ नहीं, बट 3 लाख के 5 इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60,000। तो हर एक 5 साल यानी कि अगले 2020 से लेके 5 साल के लिए आपको हर एक साल 60,000 ऐसे 3 लाख बाद मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट मोस्ट टाइम पे। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखी है, ये नोट्स आपको खुद ही पढ़नी है। जो मैंने अभी आपको समझाया वही है, ये मोस्ट टाइम पे है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये पूरे 6 स्टेप्स में ही पूरा सम खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, सब मैंने यहाँ पे लिख के ही दिया है, ये मोस्ट टाइम पे है। मैं बोल्ड कर रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल इन अवर केस, आपके केस में प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2019 and 20। Now, if a construction of any property is completed in previous year 2015 and 16, and after that, then 1/5 of the total capitalized interest is allowed as a deductions. इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके लिए
आपके लिए कोई भी प्रॉपर्टी है वो 2015 या 16 या उसके बाद की होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। मैं परचेज की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कंस्ट्रक्शन 2015-16 या उसके बाद कोई भी साल में हो रहा है तभी आपको फिफ्थ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट यानी कि 1/5 ऑफ टोटल कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बाद मिलेगा, वरना बाद मिलेगा नहीं। कंस्ट्रक्शन में रिनोवेशन भी आ गया, एक्सपांशन भी आ गया। रिनोवेशन यानी कि आपने घर पूरा रिनोवेट कर दिया, पूरा कंस्ट्रक्शन पुराना हो गया था। एक्सपांशन यानी कि आपने एक और बाजू में नया रूम बनाया, तो उसको भी आप कंस्ट्रक्शन में ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हुई तो सेल्फ ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि उसमें भी आपको इंटरेस्ट बाद मिलेगा, लेकिन रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 30,000 ही मिलेगा, और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। लेट आउट के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपेशन में क्या है कि आप उसकी एनएवी भी जीरो कंसिडर करते हो, तो यहाँ पे आपकी माइनस इनकम होगी। माइनस में यानी कि पैसे आप किसी को दे नहीं रहे बट आपको डिडक्शन मिल रहा है। तो उसमें आपको अगर रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन है तो 30,000 पर एनम यानी कि पूरे साल मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन में कितना मिलेगा 30,000, और परचेज और रिकंस्ट्रक्शन है तो 2 लाख। ये आपको एक याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। 2 लाख, ठीक है। इन केस ऑफ को ओनरशिप, अगर को ओनरशिप एक मकान के 2 मालिक हुए तो जो भी प्रॉपर्टी में जितना भी इन्वेस्टमेंट रेशियो है, समझो कि प्रॉपर्टी 50 लाख की है और दोनों ने 25-25 लाख डाले, तो दोनों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आधा आधा हो जाएगा। जो भी रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वो टैक्सेबिलिटी का रेशियो हो जाएगा। समझो कि 50 लाख का मकान है, एक पार्टनर ने 30 लाख डाला है, दूसरे ने 20 लाख डाला है, तो जो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी दोनों के बीच 3:2 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ पूरा हमने थियरी पोर्शन कर लिया है। इसमें कोई भी समझ में ना आए तो जस्ट आस्क इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और ये टेबल आपका मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। अगर ये टेबल कर लिया तो पूरा सम आपको आ जाएगा, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चैप्टर क्लोज कर रही हूँ, लेक्चर क्लोज कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग नया लेक्चर नए लेक्चर में डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। ओके।